नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मनेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिजली बिल अपडेट करने और विद्युत कनेक्शन काटने के नाम पर 3,40,025 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुआ व्यवसायी राजपाल मंगलानी। मारपीट मामले में वारासुनी पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। जिले के 3 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित। बेलगाम पिकअप ने साइकिल सवार छात्र को लिया अपनी चपेट में, छात्र की मौके पर हुई मौत। किसान मित्र दीदी मजदूर संघ को 4 वर्षों से नहीं मिला मानदेय। वाराणसी में संभाग स्तरीय स्काउट गाइड शिविर का हुआ आयोजन। 4 जिलों के प्रशिक्षणार्थियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जनपद पंचायत वाराणसी में जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होने के बाद अब स्थायी समितियों की गठन की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। हालांकि कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बाकायदा इसके लिए जिले की सभी 10 जनपद पंचायत में स्थायी समिति के गठन के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। वाराणसी में यह गठन 2 सितंबर को किया जाना है, जिसके लिए पीठासीन अधिकारी राजेंद्र टेकाम व सह पीठासीन अधिकारी के रूप में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री दीक्षा जैन को बनाया गया है। यह चुनावी प्रक्रिया प्रातः 12 बजे से प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 7 समितियों का गठन निर्वाचित जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यगण करेंगे। आपको बताएं कि वाराणसी जनपद पंचायत के अंतर्गत 60 ग्राम पंचायतें आती हैं। वहीं इन्हीं ग्राम पंचायतों को जोड़कर 22 जनपद सदस्य चुनकर आते हैं। वर्तमान में जनपद पंचायत वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में स्थायी समिति का गठन निर्वाचन प्रक्रिया के चलते होगा या फिर सर्वसम्मति से कर लिया जाएगा, इस बात का खुलासा 2 सितंबर को ही हो पाएगा। ऑनलाइन बिजली बिल अपडेट व विद्युत कनेक्शन काटने के नाम पर बालाघाट नगर के एक व्यवसायी को 3,40,025 रुपए की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। व्यवसायी राजपाल मंगलानी 54 वर्ष, वार्ड नंबर 28 गोंदिया रोड बालाघाट निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारकों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपाल मंगलानी की नगर के सुभाष चौक में झमटलाल सदुमल के नाम से फर्म है। 29 जुलाई को राजपाल मंगलानी अपनी फर्म में बैठे थे, तभी दोपहर 12 बजे उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात मोबाइल नंबर 9641585661 से टेक्स्ट मैसेज आया था, जिसमें विद्युत बिल अपडेट एवं कनेक्शन काट दिए जाने के संबंध में विवरण लिखा हुआ था। मैसेज आने के बाद राजपाल मंगलानी ने उस नंबर पर फ़ोन किया। तब उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिसर कुछ समय बाद आपको फ़ोन करेंगे, जिसके कुछ समय बाद मोबाइल नंबर 7908869002 से फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने चालू फ़ोन में कहा कि गूगल की विद्युत वितरण सिटी बोर्ड जबलपुर की साइट में जाकर अपने बिजली बिल का सर्विस क्रमांक डाले। राजपाल मंगलानी ने जैसे ही उस साइट में जाकर अपने बिजली बिल का सर्विस क्रमांक डाला तो उस मोबाइल धारक ने उसमें 25 रुपये जमा करने के लिए कहा। राजपाल मंगलानी ने उससे कहे अनुसार जैसे ही 25 रुपये नेट बैंकिंग के द्वारा जमा किया, इसके पहले ही उसी साइट पर ऊपर बने निशान को टच करने के लिए कहा। राजपाल मंगलानी ने जैसे ही उस निशान को टच किया तो उनके मोबाइल में एनीडेक्स ऐप डाउनलोड हो गया, जिसका एड्रेस 146430431 था। राजपाल मंगलानी ने जैसे ही 25 रुपये ट्रांसफ़र किए, जिसके बाद उस अज्ञात मोबाइल धारक ने राजपाल मंगलानी को कुछ समय रुकने के लिए कहा और उसी दिनांक को कुछ समय बाद राजकुमार मंगलानी के खाते से 95,000 रुपये, 99,734 रुपये, फिर 95,000 रुपये, 20,000 रुपये और 20,259 रुपये कट गए। इस तरह राजपाल मंगलानी के खाते से अज्ञात मोबाइल धारक ने बिजली बिल अपडेट और कनेक्शन काटने के नाम पर टेक्स्ट मैसेज करके और राजपाल मंगलानी को बातों में उलझाकर विद्युत बिल अपडेट करने का झांसा देकर मोबाइल पर गूगल की साइट पर लिंक के जरिए एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराकर नेट बैंकिंग के जरिए उनके खाते से मोबाइल धारक के द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 3,40,025 रुपये निकाल लिए गए।
इस धोखाधड़ी की शिकायत राजपाल मंगलानी के द्वारा कोतवाली में की गई थी, जहां पर शिकायत जांच के उपरांत अज्ञात मोबाइल नंबर धारक 9641585661 और अज्ञात मोबाइल नंबर धारक 7908869002 के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान और धारा 66 DIT एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। खैलांजी नायब तहसीलदार की कोर्ट से बेदखली आदेश जारी होने के 13 महीने बीत जाने के बाद भी अनावेदक के द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके कारण आवेदक को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि आवेदक प्रफुल्ल माने के द्वारा अनावेदक नरेंद्र भाऊदास माने, नवनीत खुशहाल माने, आनंद पिता ताराचंद माने के खिलाफ तहसीलदार खैलांजी को शिकायत की गई थी। उक्त तीनों ने उसके घर के सामने शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है, जिससे बरसात का पानी उनके घर में घुस रहा है, जिन्हें हटाया जाए। जिसके बाद नायब तहसीलदार खैलांजी उमरा सिंह वाले की न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन था, जिसमें पटवारी हल्का नंबर 18 ग्राम पंचायत भेंडारा में अतिक्रमण करने वाले नरेंद्र भाऊदास माने को अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली आदेश 30 जुलाई 2021 को दिया गया था, जिसमें पटवारी हल्का नंबर 18 से नरेंद्र पिता भाऊदास माने भेंडारा निवासी के द्वारा शासकीय भूमि आबादी मत की खसरा नंबर 220/1 जो 0.202 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर भूमि पर पानठेला लगाया गया तथा जिससे ग्राम में विस्तार में भी बाधा हो रही है। अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाए, जिसमें अनावेदक को संचित बेदखल किया जाए तथा 2000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया जाए। अनावेदक 15 दिन के अंदर अपना कब्जा हटा ले, अन्यथा उसे शासकीय व्यय पर हटाया जाएगा। इसका व्यय अनावेदक से भू राजस्व में बकाया के रूप से लिया जाएगा। यह आदेश जारी होने के 1 वर्ष 1 माह बीत जाने के बाद भी न ही ग्राम पंचायत और न ही तहसील कार्यालय के द्वारा उक्त आदेश की पूर्ति की गई, जिसके कारण आवेदक प्रफुल्ल माने परेशान है। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार माने, ग्राम भेंडारा, तहसील वारासिंह, जिला बालाघाट। क्या परेशानी? परेशानी ये है कि मेरे घर के सामने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे नवनीत माने, आनंद माने, नरेंद्र माने। तो मैंने शिकायत की तो नवनीत माने और आनंद माने तो हटा दिया, लेकिन नरेंद्र माने ने अभी तक नहीं हटाया, जिसकी शिकायत मैंने तहसीलदार कलेक्टर के पास भी किया था, पर वो अभी तक हो नहीं पाया। पर तहसीलदार साहब ने कुछ लिख के दिए, बोले यार अब सरपंच साहब हटा देंगे, मैंने आदेश कर दिया हूँ। तो 181 में लगाया था, तो उनके आदेश कर 181 बंद भी कर दिया, पर वो अभी तक के अतिक्रमण नहीं हट पाया है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो अब तहसीलदार साहब भी ध्यान नहीं दे रहे उनके ऊपर, मेरी बातों के ऊपर, और सरपंच साहब भी नहीं दे रहे, तो मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी तरह से हटे वहाँ से। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा करने पर नायब तहसीलदार उमरा सिंह वाले ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है, उसके लिए पंचायत को निर्देशित किया गया था, परंतु स्वयं उक्त का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नगर के वारासुनी से लालबरा रोड स्थित गायत्री मंदिर परिसर में 22 अगस्त से संभागीय स्तरीय स्काउट गाइड शिविर का प्रारंभ किया गया है। यह शिविर 7 दिवसीय आयोजित किया गया है, जिसमें स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन एवं बच्चों को प्रशिक्षण देकर जांच की जा रही है व स्काउट गाइड के बारे में जानकारी देकर विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इस संभागीय शिविर में बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी 4 जिलों के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए, जिन्हें स्काउट गाइड के मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 22 अगस्त से संभाग स्तरीय बेसिक स्काउट मास्टर एवं महिला गाइड कैप्टन शिविर का प्रारंभ किया गया, जिसमें स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी के 55 स्काउट मास्टर व 28 गाइड कैप्टन उपस्थित हुए, जिन्हें स्काउट गाइड के बारे में बेसिक जानकारी देकर अपने अपने विद्यालयों में स्काउट गाइड की शाखा तैयार करने और उन्हें किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है, इसकी जानकारी दी जा रही है। यहाँ 5 दिवसीय शिविर है। जिला संगठन आयुक्त इनेंद्र डहरवाल ने बताया कि 22 अगस्त से 5 दिवसीय स्काउट मास्टर व कैप्टन का शिविर प्रारंभ है, जिसमें 90 लोग शामिल हुए हैं। वहीं 24 अगस्त से 5 दिवसीय स्काउट गाइड के छात्रों का शिविर आयोजित किया गया है। यह शिविर जो संयुक्त लोक शिक्षण जबलपुर के आदेशानुसार और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय अश्विनी दी उपाध्याय उनके आदेश के अनुसार 22 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2022 तक 8 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें 4 जिलों से शिक्षकगण आए हैं, जिसमें स्काउटिंग की गतिविधियाँ उनको यहाँ के माध्यम से बताई जाएगी। कौन कौन से 4 जिले हैं?
उसमें सिवनी, मंडला और बालाघाट और डिंडोरी, ये 4 जिलों की। अभी हमारा इस पे 2 कार्यक्रम इसमें समाहित है। एक 22 तारीख से जो हो रहा है वो टीचरों का कैंप है, जिसमें संभाग स्तर से लगभग 90 शिक्षक भाग ले रहे हैं। एवं द्वितीय कैंप तृतीय सोपान जांच शिविर का चालू होना है आज से, वो भी संभाग स्तर का, जिसमें लगभग 90 बच्चे सिलेक्टेड आ रहे हैं। इसमें किस तरीके का उनको वो दिया जाएगा प्रशिक्षण? टीचरों का तो प्रगतिशील प्रशिक्षण है। पहले उनको बेसिकली जानकारी दी जाती है स्काउट से संबंधित, वो जाकर अपने विद्यालय में स्काउटिंग का दल गठन करते हैं। लामता के अंतर्गत धूटी रोड पर बेलगाम पिकअप ने साइकिल सवार छात्र को अपनी चपेट में ले लिया। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से साइकिल सवार छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक छात्र तरुण पिता सोहनलाल शरणागत 16 वर्ष ग्राम धूटी निवासी बताया गया है। 24 अगस्त की शाम 5 बजे करीब यहां हृदय विदारक सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब यह छात्र साइकिल में लामता स्कूल से अपने घर जा रहा था। लामता पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक तरुण शरणागत लामता स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र था और प्रतिदिन साइकिल से वे अपने गांव धूटी से अपने स्कूल आना जाना करता था। 24 अगस्त की शाम 5 बजे करीब छात्र तरुण शरणागत लामता स्कूल से छुट्टी होने के बाद साइकिल से अपने घर ढूटी जाने निकला था। तभी ग्राम ढूटी के समीप चौहान टोला में ढूटी की ओर से धान के बोरे भरकर लामता की ओर तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने इस साइकिल सवार छात्र तरुण शरणागत को अपनी चपेट में ले लिया। पिकअप की जबरदस्त ठोकर से छात्र तरुण शरणागत गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही युवक तरुण के परिजनों के अलावा गांव के लोग मौके पर पहुंचे और तरुण शरणागत को 108 एम्बुलेंस से यहां के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र तरुण शरणागत के मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लामता पुलिस के द्वारा पिकअप को जब्त कर लिया गया है। किरणापुर थाना के अंतर्गत ग्राम मर्री के समीप घिसरी नदी में डूबे 13 वर्षीय बालक आलोक पिता रूपचंद भातपीरे ग्राम मर्री निवासी की लाश बरामद कर ली गई है। इस बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अगस्त को सुबह 9 बजे बालक आलोक अन्य बच्चों के साथ शौच के लिए घिसरी नदी की तरफ गया था और नदी किनारे शौच करने के दौरान बालक आलोक फिसलने से नदी में गिर गया और वह गहरे पानी में जाने से डूब गया था। इस बालक को नदी में गिरते हुए डूबते हुए देखते हुए हेनिस सामंडारी 15 वर्ष ने देखा, जिसे इस घटना के संबंध में गाँव में जाकर आलोक के परिवार वालों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही किरणापुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों से तलाश भी करवाई की, किंतु बालक आलोक की लाश नहीं मिल पाई। 24 अगस्त को जिला मुख्यालय से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 बजे तक करीब इस बालक आलोक की लाश घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही मिली। किरणापुर पुलिस ने बालक आलोक की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 21 अगस्त को वामसेव संगठन का 37वां राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहां यूपी पुलिस ने आयोजन के एन वक्त पूरे शहर में धारा 144 लगाकर कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी और वामसेव के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में संघ के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी पदाधिकारियों को इंसाफ दिलाने, आर्टिकल 19 की रक्षा करने, वामसेव का 37वां राज्य स्तरीय सम्मेलन करने की अनुमति प्रदान करने और दोषी पुलिस कर्मियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। यहां उपस्थित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के इशारों पर किए जाने का आरोप लगाते हुए आर्टिकल 19 के खिलाफ अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करने वाले लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की मांग भी की गई। देने का उद्देश्य यह है कि कानपुर में जो 37वां वामसेव राष्ट्रीय मूल्य संघ का संयुक्त राज्य अधिवेशन हुआ, उसको किसी भी तरह से जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा मौलिक अधिकारों का जो हनन किया गया, जो आर्टिकल 19 है उसका हनन किया गया, तो इस हनन के खिलाफ में यह जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है सारे देश भर में। इतना ही ये ज्ञापन का उद्देश्य है। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सबको शिक्षा का अधिकार देने का और बच्चों को सुरक्षा देने के दावे किए जा रहे हैं और सर्व शिक्षा अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजना संचालित कर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए भी जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया के द्वारा छात्र छात्राओं को अपने भांजे भांजियों का रिश्ता बताकर तमाम सारी व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं। लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है, यहाँ तो विकास खंड के सरकारी स्कूलों की दिन दशा ही बयां करती है। शासन के बड़े बड़े दावे ढकोसला साबित होकर रह गए और योजनाएं कागज में दौड़ लगा रहे हैं।
कटंगी विकास खंड के अंतर्गत नांदी प्राथमिक शाला में थोड़ी सी बारिश में ही छत से पानी टपकने लगता है। छत से पानी रिसते हुए कमरों में भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते बच्चों का भविष्य खतरे में है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि जिन कमरों में पानी टपकता है उन कमरों में बच्चे बैठ नहीं पा रहे, उन्हें वैकल्पिक तौर पर दूसरे कमरों में बिठाया जा रहा है। वहीं स्कूल स्टाफ कक्ष में कहीं कहीं पानी टपक रहा है, जिससे उन्हें भी परेशानी हो रही है। जब भी बारिश होती है तब पानी रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन के द्वारा जहां पानी टपकता है वहां बाल्टियां रख दी जाती है, लेकिन लगातार बारिश होने से यहां वैकल्पिक व्यवस्था भी काम नहीं आती। सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाएं होने का दावा भले ही अधिकारी करते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था बदहाल है। बारिश होते ही स्कूलों की छत से पानी टपकने लगता है। शासकीय प्राथमिक शाला नांदी के प्रभारी प्रधान पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल के आसपास बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण स्कूल परिसर में आवारा पशुओं का आना जाना भी लगा रहता है और छात्र छात्राएं भयभीत रहते हैं। आपको बताया कि शासकीय प्राथमिक शाला नांदी में मात्र 2 शिक्षिकाएं पदस्थ है। बालाघाट एक्सप्रेस संवाददाता जब स्कूल पहुंचे तो दोनों शिक्षिकाएं स्कूल में उपस्थित नहीं थे और बच्चे 2 बजे ही छुट्टी में बाहर खेल रहे थे। बच्चों से शिक्षिकाओं के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मैडम ने उन्हें बताकर नहीं गई है। साथ ही वहां मौजूद रसोइयों बाई से पूछने पर उन्होंने कहा कि मैडम लोग सोसाइटी गए। इस विषय पर प्रभारी प्रधान पाठक ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। स्कूल में भी असुविधा है भैया, यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है। अच्छा। और किचन में पानी जमा हो जाता है बारिश का। और बाकी कहीं जहाँ पर बच्चे पढ़ते वहाँ की छत टपकती है? हाँ सर, छत से बहुत ज्यादा पानी टपकता है? बहुत ज्यादा हाँ भैया जमा हो जाता है। कितने बच्चे इस स्कूल में? 38 बच्चे। 38 बच्चे। और आप टीचर कितने? 2। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेज की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। इसमें बालाघाट जिले के 3 नर्सिंग कॉलेज, जिसमें ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालाघाट, रिपु दबन सिंह बिसेन स्कूल ऑफ नर्सिंग बालाघाट एवं शक्ति विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बालाघाट शामिल है। वर्ष 2020-21 में मान्यता प्राप्त इन नर्सिंग कॉलेजों को अकादमी भवन, छात्रावास, लैब उपकरण, संबंध अस्पताल के आवश्यक दस्तावेज एवं वर्तमान समय के फोटो 10 मई 2022 तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, लेकिन इन नर्सिंग कॉलेज के द्वारा चाहे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके कारण उनकी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। विभाग ने कहा कि नर्सिंग सत्र 2021-22 में जिस किसी भी छात्र का एडमिशन सूची में दी गई कॉलेजों में हो, वहां अपने कॉलेज से फीस वापस ले। गणेश उत्सव दुर्गा उत्सव पर्व को अनकरीब देखते हुए बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव समितियों एवं पंडाल समितियों की एक बैठक का आयोजन कर उन्हें शासन से मिले दिशा निर्देशों की जानकारी दी। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने पीओपी की प्रतिमाओं का उपयोग न करने, प्रतिमाओं में हानिकारक रंगों का उपयोग वर्जित रहने, पंडाल प्रतिमाओं का आकार, उनकी स्थापना से लेकर उनके विसर्जन तक की तमाम रूपरेखा व नियमों की जानकारी। इस दौरान तमाम दुर्गा व गणेश उत्सव समिति ने इस पर्व को लेकर अपने अपने विचार रखे, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पर्व विशेष पर उन्हें भरपूर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की बात कही। वहीं एनजीटी के नियम व कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा जारी किए गए आदेशों का हवाला देते हुए प्रतिमा विसर्जन नदी, नालों या नहरों में करने के बजाय जलाशयों के करीब बनाए गए कृत्रिम कुंड में किए जाने की अपील की गई। इसके अलावा प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था, विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन, प्रतिमा विसर्जन तक पूर्व की तरह हर्षोल्लास और भक्ति के साथ इन पर्वों को मनाने की बात कही गई। आयोजित इस बैठक में एसडीएम संदीप सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने सभी दुर्गा और गणेश उत्सव समिति और पंडाल समितियों से प्रतिमाओं का विसर्जन कुंड में विसर्जन किए जाने और सहयोग किए जाने की अपील की। आने वाले त्योहारों को देखते हुए हम लोगों ने भी शांति समिति की बैठक आयोजित किया है। माननीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं यहाँ पर नगर पालिका के, और साथ में पार्षदगण हैं, सदस्यगण हैं, समिति के सदस्यगण, सीएमओ नगर पालिका और पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। इसमें मुख्यतः जो बिंदु थे हमारे, इसको कलेक्टर साहब का एक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक एक आदेश निकला हुआ है, जिसमें मूर्तियों को पीओपी का इस्तेमाल नहीं करना है मूर्ति बनाने में, और ना ही रासायनिक जो ये पेंट यूज करते हैं उसको भी इस्तेमाल नहीं करना, वो समझाइश दी गई, बताया गया इनको। इसके साथ साथ जो पंडाल की व्यवस्था है, पंडाल की जो समिति आई थी उनको भी समझाइश दी गई है कि पंडालों को जो है जो अपने लाइट के तार रहते हैं, लाइन के तार रहते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रखेंगे।
पूरी की पूरी रोड कैप्चर नहीं करेंगे जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था उत्पन्न न हो आम जनता को। इसके बाद जो मूर्तियों का विसर्जन का जो बिंदु है उसके लिए 4 पॉइंट हम लोगों ने बना रखे हैं। चारों जगह पे हम व्यवस्थित कर रहे हैं। जो शंकर घाट है वहां पे हम लोगों ने कुंड विसर्जन कुंड बना रखा है और अपील की गई है यहाँ से प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से कि जो विसर्जन कुंड है वहीं पे मूर्ति का विसर्जन करें सुरक्षा की दृष्टि से, और एनजीटी के जो नियम है उनको देखते हुए वो हमारा मान्य रहेगा। बाकी की जो नदी है और कुछ जगह पे लोग विसर्जन करते हैं नहर में, कुछ तालाबों में, वहां भी हम व्यवस्था देके रखेंगे। लेकिन जो हमारी अपील है आज की वो यही है कि विसर्जन कुंड में विसर्जित करें। कहीं ना कहीं सर जो है विसर्जन को लेकर के वो दिक्कत आती है और नदी में विसर्जन को लेकर पिछले बार भी विवाद की स्थिति भी बनी थी। तो इस बार स्पष्ट हो जाए तो कि कुंड में विसर्जित होगी या नदियों में? अब इसमें हम लोगों ने व्यवस्था दोनों जगह बना के रखी है। नदियों का जो कॉर्नर है वहां भी हम लोगों ने व्यवस्था बना के रखी है, साथ में कुंड बनाया है। इसके लिए हम लोगों ने अपील भी की है प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से कि जो एनजीटी का जो नियम है उसको फॉलो करते हुए हम कुंड में विसर्जित करें। बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं और साथ में ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी विसर्जन के लिए हम लोगों ने अपील की है कि कुंड में करने से सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा बेहतर है। और नदी नालों में क्या अभी पानी ज्यादा उफान पे है, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो फिर उसमें जिम्मेदारी तय हम जो समिति है उनकी जिम्मेदारी तय कर देंगे। इसलिए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से सभी गणेश उत्सव समिति से हम यही अपील करेंगे कि वो अपना सबसे पहले तो भरपूर सहयोग हमें प्रदान करें कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना शहर को ना करना पड़े। सबसे पहले तो उनसे हमने यही अपील की है कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए गणेश उत्सव मनाएं, अपने परिसर को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। उसके लिए नगर पालिका परिसर की ओर से हम उन्हें डस्टबिन भी प्रोवाइड करेंगे और जहां तक पानी लाइट की व्यवस्था का सवाल है तो पर्याप्त लाइट की व्यवस्था के लिए हम उनका सहयोग करेंगे, जल की व्यवस्था के लिए हम उनका सहयोग करेंगे, स्वच्छता के लिए भी वो हमारा सहयोग करें, हम उनका साथ देंगे इस व्यवस्था में। वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कासपुर से कुछ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 16 अगस्त को गांव में हुई मारपीट वाले एक मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज की धाराओं में इजाफा करने और पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। जहां मारपीट में गंभीर रूप से घायल मंगल पिता मेघराम पटले की पत्नी आरती पटले ने ज्ञापन में बताया कि 16 अगस्त को उनके पति तालाब वाले खेत में सिंचाई व्यवस्था देखने गए थे, तभी पंचायत में हमारा साथ न देने की बात कहते हुए 6 ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की थी। जहां लोहे की रॉड और हाथ बुक्कों से की गई मारपीट में उनके पति के दोनों हाथों की हड्डी टूट गई थी, वहीं शरीर के अन्य हिस्सों में बुरी तरह से चोटें आई थी। उनके पति अब बैठ उठ भी नहीं पा रहे हैं और वर्तमान समय में उनके पति का इलाज बालाघाट के एक निजी अस्पताल में जारी है। इस मामले में वारासोनी पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध हल्की धारा लगाई कर केस को कमजोर किया गया। इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मारपीट करने वाले और उनके पति को गंभीर रूप से घायल करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराओं के अलावा 307 और 149 की धारा का इजाफा किए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने वारासोनी पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण दिए जाने का भी आरोप लगाया। जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मारपीट के उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की बात कहते हुए उक्त मामले में उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई। मारपीट का मामला है और क्या कर मेरे पति खेत गए हुए थे 16 तारीख को। वो आते ही उनके अरविंद पटले, अरविंद हनवत, चंद्रशेखर हनवत, विनोद हनवत, अरविंद हनवत, ये 6 लोगों ने 2 लोग के हाथ में लोहे की राड थी और 4 लोग के हाथ में डंडे हो गए थे। उनने दोनों हाथ में एक हाथ की 2 हड्डी टूटी है, एक हाथ की 1 हड्डी टूटी है। अभी उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो उठ सके, बैठ सके, खा सके, कुछ भी नहीं कर सकते। ऑपरेशन हुआ है दोनों हाथों का 19 तारीख को। पीछे से भी मार है, सिर में भी मार है, पूरे नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर भर। भगवान श्री गणेश का पर्व मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में धार्मिक आस्था व विश्वास के साथ 31 अगस्त से मनाया जाएगा। इस 10 दिवसीय पर्व को लेकर हिंदू धर्मावलंबियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में नगर के मूर्तिकार भी भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को मूर्त रूप देने में काफी मुस्तैदी के साथ जुट गए हैं। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहारों में एक 10 दिवसीय गणेश पर्व के दौरान भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने से मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। हालांकि कोरोना काल के बाद इस बार सार्वजनिक स्थानों पर भी भगवान श्री गणेश की स्थापना भक्तजन करेंगे। इसके लिए सार्वजनिक समितियों के द्वारा भी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए मूर्तिकार सुरेश ढेकने ने बताया कि भगवान गणेश की मूर्तियों का निर्माण
भगवान कृष्ण की मूर्तियों के साथ ही प्रारंभ कर दिया गया था। वर्तमान समय में मूर्तियां सूख चुकी है और उन पर रंग रोगन का कार्य चालू है। 2 साल से कोरोना काल था, उसके कारण क्या हुआ था आपके साथ? कोरोना काल में हमें मूर्ति बहुत कम ऑर्डर मिला और जिसकी अपेक्षा जैसे कई लोगों ने मूर्ति नहीं मंडाई जो सार्वजनिक मंडती थी। तो इस मरतबा मूर्तियाँ मढ़ाई जा रही हैं? मंडाई जा रही है, जहाँ जहाँ मूर्ति पहले मंडाते थे और थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है।